अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। क्या हाल है भाई? ठीक ठाक, संभाला रहा सब कुछ? बिल्कुल सब कुछ परफेक्टली फाइन चलता रहा, बट जाहिर है कि हमने आपको याद किया, हमने आपको मिस किया और सब ने आपको मिस किया, तो वी आर ग्लैड टू हैव यू बैक। आपको पता है दुनिया में कहीं कहीं कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, कहीं कहीं चीज़ें नॉर्मलाइज होना शुरू हो रही हैं। बाय द वे बरतानिया में एक दफ़ा फिर से स्टैगरिंग नंबर सामने आ रहे हैं और वहाँ फिर से चेमागोइयाँ हो रही हैं कि मे बी फ्लाइट ऑपरेशन तातुल का शिकार और हो मैं आपको जाएं। साथ साथ ये भी बता दूं, इवन इन दुबई जो कि बड़े फैनफेयर के साथ दोबारा ओपन फॉर टूरिज्म हो गया था, तो वहाँ भी नंबर्स आर गोइंग अप। और जो वहाँ लोग रहते हैं, आप वो बता रहे हैं कि पहले भी स्ट्रिक्ट थे ऑब्वियसली इस हवाले से, लेकिन अब तो लिटरली अगर मास्क आपका जरा इतना भी नीचे हो तो वो ठक करके आपके पास एक फाइन आ जाता है, बिकॉज द नंबर्स स्टार्टेड गोइंग अप। अच्छा, यहाँ पे ऑन द कॉन्ट्री अल्लाह ताला का शुक्र है कि हमारे यहाँ सूरत हाल अभी तक कंट्रोल में है, लेकिन कभी कभी हमें आदत हो गई है क्योंकि थोड़ा सा फासले पे रहने की, तो बहुत क्लोज प्रॉक्सिमिटी जो है ना आपको ऑकवर्ड कर देती है। जैसे कि कल जब मैं एयर ट्रैवल, बिकॉज आई वाज इन लाहौर और कल मैं रात को वापस आई हूँ, और पहले तो आपको पता है ना कि ड्यूरिंग द लॉकडाउन एंड ऑल अगर आपको एयर ट्रैवल करना भी था तो एक सीट छोड़ के बिठाया जाता था, तो बिल्कुल एक वो सेफ्टी सिक्योरिटी फील होती थी। अब कुछ उस किस्म की चीज़ नहीं है, पूरे पूरे जहाज भरे हुए हैं, पीपल आर ट्रैवलिंग विच इज़ ग्रेट, एक्सेप्ट कि आपको थोड़ा सा दिल में एक खतरा सा रहता है। ऑल्दो आई मस्ट से कि एसओपीज़ के हवाले से अगर पूछा जाए तो बार बार आके पूरे जहाज़ की कोई छोटी सी फ्लाइट में 2 बार एटलीस्ट सारों को सैनिटाइज़र दिया गया है और सारे अपने आप को ज़रा साफ रखें, क्लीन रखें, मास्क सारों ने पहने हुए थे। बट वो आपको पता है कुर्सियों में कोई स्पेस होता नहीं है, आपका लिटरली कंधा जुड़ा होता है अगले बंदे के साथ, स्पेस होता है ना साथ वाली कुर्सी में जाहिर स्पेस नहीं होता, एयरप्लेन तो उसमें ज़रा आपको कभी कभी ऑकवर्ड महसूस होता है। लेकिन वी होप कि जो इतने महीनों बाद बच्चे स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी जा रहे हैं उनको ऑकवर्ड महसूस ना हो रहा हो। आई थिंक दे वुड बी लाइक एब्सोल्युटली सो हैप्पी कि टू बी गोइंग बैक। वैसे मैंने दो राय सुनी है, अभी लाहौर जब मैं गई थी तो मुझे 2 राय नजर आ रही थी। कुछ बच्चे इतने यूज टू हो गए हैं ऑनलाइन वर्क के और ऑनलाइन पढ़ाई के कि अब उनका मूड नहीं है कि वो एक्चुअल फिजिकली स्कूल जाए। भाई ये ऑनलाइन तालीम वाला सिस्टम ना मुझे तो बिल्कुल हमारे लिए जरा बड़ा मुश्किल है टू अंडरस्टैंड, बट मैंने फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस देखा, अपनी भांजी को मैं साथ लेके क्लास उसकी ऑब्जर्व करता था। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू डू। इट इज आई आल्सो सॉ माय नेफ्यूज एंड नीसेस गोइंग थ्रू इट क्या वो तो बेचारे वैसे एंजॉय कर रहे थे, मुझे देख के लग रहा था कि थोड़ा सा अनफेयर और मुश्किल है। बट एनीवे बहुत सी बातें करनी है और कुछ तो आपको पता है कि ऐसे बड़े पेनफुल किस्म के इश्यूज उठे भी हुए हैं, कितने दिनों से हम बात भी कर रहे हैं, कुछ उनकी डेवलपमेंट्स भी हैं। लेट अस बिगिन। चलिए, अफसोसनाक मनाजिर जो हमने आपको दिखाए हैं मंशर लेक के, आपकी ज़िंदगी में बाज़ मकामात से यादें जुड़ी होती हैं ना, तो मुझे याद है कि बहुत छोटे होते हुए ना हम पूरी फैमिली गई थी यहाँ पे पिकनिक के लिए। तब भी वैसे कोई साफ़ नहीं थी, क्योंकि लाहौर से आके मुझे तब भी बड़ी हैरत हुई थी कि एक अदद साफ़ पानी की झील है जिसमें खड़े होकर लोग गाड़ियाँ और टायर और सब धो रहे हैं। नहीं हाँ, तब भी। और अब तो ऐसा लगता है कि वाकई गटर का पानी इस झील में भर गया है, लेकिन हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप मंशर झील की बात कर रहे हैं, आप पूरे शहर कराची की बात कर लें, कौन सी गली, कौन सा मोहल्ला, कौन सा चौक चौराहा चौरंगी ऐसी नहीं होगी जहां पर गटर का पानी नहीं उबल रहा है इस वक्त। ये बारिश के बाद की सूरत हाल है। ये इतनी पेनफुल रियलिटी है अब्दुल्ला, बिकॉज बिल्कुल आपने कहा है, कौन सा हर किसी का घर, आप हमारे ऑफिस आ जाएं, आप हमारे घरों के बाहर आ जाएं, आप कहीं भी चले जाएं, इट इज़ द सेम स्टोरी। और जब आप कंप्लेंट लाइंस भी है ना, आप कॉल करते हैं, वहाँ से भी कोई इफेक्टिव किस्म का रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। बट एनीवे मच्छर है, आप लिटरली इस शहर में वबा की सूरत इख्तियार कर सकते हैं, या मच्छरों की इतनी, और इसीलिए तो एक खतरा है। अभी तो कोविड से ही संभल रहे हैं, तो डेंगू लगता है कि दोबारा से, बल्कि बहुत सी जगहों पे ये खतरा जो है ये बड़ा और बिल्कुल ये मंडला रहा है। बिकॉज अगर आपकी गाड़ी कहीं जाके खड़ी हो या फिर आप कहीं से चल रहे हो तो लगता है एक पूरे आई डोंट इवन नो व्हाट टू से, एक मच्छर जो है ना कारपेट बना होता है फैनफेयर के साथ आपको फॉलो कर। हाँ, मतलब आपकी पूरी एक प्रोटोकॉल चल रहा होता है मच्छरों का। हम इस वक्त हंस रहे हैं लेकिन रोना आता है ऑनेस्टली कि कितनी गंदगी, अखीर किस्म की गंदगी हो चुकी है। बट फर्स्ट लेट अस टॉक अबाउट द स्कूल्स। तो आपको बताएं जी, ऑफ कोर्स यू ऑल नो कि मुल्क भर में तालीमी इदारे कल से मरहलावार खुलने लगे हैं और कोरोना से बचाव की तदाबीर कहीं इख्तियार की गई, कहीं नहीं। आपको बताएं जामियात और कॉलेजेस के साथ साथ 9वीं और 10वीं जमात की क्लासों का आगाज़ हो गया है। तालीमी इदारों में स्टूडेंट्स के दरमियान फासला रखने के लिए निशान बनाए गए हैं। वॉक थ्रू जरासीम कुछ गेट जो हैं वो नस्ब किए गए हैं, स्प्रे और सैनिटाइज भी किया गया है। अलबत्ता बाज़ तालीमी इदारों में हिफाजती इक़दामात देखने में नहीं आए। वफाकी वज़ीर तालीम शफ़क़त महमूद ने खबरदार किया है। क्या कहा है उन्होंने? SOPs पर अमल ना हुआ तो तालीमी इदारे दोबारा बंद कर सकते हैं।
सारे तालीमी इदारों को ये एक दफ़ा फिर गुजारिश करूँगा, इस्लामाबाद में, सारे सूबों में, आज़ाद कश्मीर में, गिलगित बल्तिस्तान में को SOPs कहा जाता है, उस पर सख्ती से अमल दरामद कराएं। वालिदैन से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब बच्चे स्कूल जाते हैं उनको खुद चेक करें, हर बच्चा जो है वो एक मास्क पहने। और ये जो मास्क है ये ज़रूरी नहीं कि बाज़ार से ली जाए, ये घर में भी बनाई जा सकती है। कोरोना SOPs को नज़रअंदाज करने पर इस्लामाबाद में एक बड़ा तालीमी इदारा सील कर दिया गया। ये भी इत्तलात हैं कि इस इदारे से वाबस्ता 16 अफराद का कोरोना टेस्ट मुस्बत आया। अब मुल्क भर में 23 सितंबर को 6ठी और 7वीं क्लासें और 8वीं क्लासों के बारे में इत्तलात हैं कि खुल जाएंगी। 30 सितंबर से प्राइमरी क्लासेस भी शुरू हो जाएंगी। हुकूमतों को SOPs पर अमल दरामद के लिए मुख्तलिफ इक़दाम जो किए गए हैं उन पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा, क्योंकि जैसे जैसे स्ट्रेंथ बढ़ेगी स्कूल में बच्चों की तादाद बढ़ेगी, रिस्क भी साथ साथ बढ़ेगा। ऐसे में जहां स्कूल्स की जिम्मेदारी है वहीं हम ये कहेंगे कि वालिदैन की भी बड़ी कड़ी जिम्मेदारी है और वालिदैन ने अपने बच्चों को ये समझाना है, क्योंकि चाहे टीचर्स हों चाहे वालिदैन हों, अगर बच्चे की समझ में नहीं आएगी ना बात तो आप जो मर्जी कर लें वो नहीं करेगा। जो कि बड़ा एक चैलेंज है बाय द वे हाँ। कि एक छोटे बच्चे, खासतौर पे जो छोटे वाले बच्चे हैं प्राइमरी टाइप, उनके लिए समझना बहुत मुश्किल है। बल्कि आई नो बिकॉज अभी मैं इतने लोगों से मिलके भी आ रही हूं, बड़ों को भी समझाना जरा मुश्किल है। हाँ एग्जैक्टली, बच्चे बच्चे ही होते हैं, लेकिन खासतौर पे अब्दुल्ला छोटे वाले, टू कीप अ मास्क ऑन एंड सैनिटाइज रखना, बच्चे तो मतलब इतने घुल मिल जाते हैं। तो पेरेंट्स जो है, मुझे एक सेंस मिला कि छोटे बच्चों के हवाले से ज़रा परेशान है कि इनको किस तरह भेजा जाए और किस तरह नहीं। अभी हमें ज्वाइन किया है पंजाब के वज़ीर तालीम मुराद राज साहब ने, उनसे बात करते हैं। मुराद राज साहब, पंजाब भर में भी तालीमी इदारे खुलने का सिलसिला शुरू हो गया है, पहले दिन की क्या रिपोर्ट्स आई हैं आपके पास, ये हम पूछना चाहेंगे। क्या हुकूमती हिदायत पर अमल हुआ है? देखें, बजाय कि मैं रिपोर्ट्स का वेट करता, मैं तो खुद सुबह निकल गया था और मैंने प्राइवेट स्कूल्स, पब्लिक स्कूल्स सारे खुद जितने विजिट कर सकता था मैंने खुद किए और 99% स्कूलों ने जो SOPs हमने इशू किए थे स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से, इट वाज जस्ट मैं खुद बड़ी अच्छी ये खबर है कि सब SOPs पे चल रहे थे। एक स्कूल में प्रॉब्लम थी और वहां पे मैंने खुद जाके उन टीचर्स को सस्पेंड करवाया। अच्छा, एक दो जगह जहां प्रॉब्लम था आपने वहां पे जाके एक्शन भी लिया। अभी बताइएगा मुराद साहब कि अभी तो ज़रूरी है कि जहां कोरोना से बचाव की हिदायत पर अमल नहीं हो रहा वहां अमल दरामद कराया जाए, तो उसके लिए हुकूमत पंजाब का क्या प्लान ऑफ एक्शन है? देखें, इस वक्त तो सब जगह हमने बताया हुआ है जो SOPs लेने हैं, मगर मैं आपको ये बताऊं कि जहां पे, क्योंकि हम हेल्थ डिपार्टमेंट के बहुत क्लोजली साथ काम कर रहे हैं और जहां जहां हमें पता लगेगा कि कुछ एरियाज में अगर स्पाइक करता है तो वहां पे सबसे पहले हम रैंडम चेकिंग करवाएंगे, रैंडम टेस्टिंग करवाएंगे, टीचर्स की भी स्टूडेंट्स की भी, और अगर हमें पता लगा कि वहां पे केसेस बढ़ रहे हैं उस एरिया को बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि कहीं पे हमें स्पाइक नजर आए और हम वहां पे स्कूल खुले रखें। इट इज नॉट गोइंग टू हैपन दैट वे। अच्छा, फाइनली मुराद राज साहब, ये भी बता दें कि अगले हफ्ते आपको मजीद स्कूल खोलने हैं, लेकिन ऐलान ये है कि इससे पहले हालात का जायज़ा लिया जाएगा, एक दफ़ा दोबारा देखा जाएगा कि वेदर यू शुड गो अहेड विद डिसीजन और नॉट। तो क्या अगले फैसले इस बात पर लेंगे कि कोरोना बढ़ा है या नहीं, या इस पर कि SOPs पर अमल हुआ है या नहीं? पैरामीटर्स क्या है इसके? देखिए, दोनों इस पे दोनों चीजें देखी जाएंगी, क्योंकि हम हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ ऑन डेली बेसिस देखेंगे कि क्या उस डिफरेंट एरियाज में क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं या क्या उधर वो परसीव कर रहे हैं। मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी डेट जो है ना वो परमानेंट डेट नहीं है, क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता हमें पता लगता है कहीं पे केसेस बढ़ रहे हैं तो जो डेट्स हैं वो किसी वक्त भी चेंज की जा सकती हैं। ये कोई पत्थर पे लकीर नहीं है, ये डेट्स टेंटेटिव डेट्स हमने दे दी हुई है 23rd की और 30th की, मगर ये सब कुछ जो डिपेंडेंट है वो स्प्रेड के ऊपर है और रिजल्ट्स के ऊपर है, और हमने सारी सिचुएशन हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ बैठ के देखनी है इससे पहले हम, मगर फिलहाल तो हमने डेट्स को अनाउंस की हुई है, मगर डे टू डे हम सिचुएशन देख रहे हैं सब जगह। टेंटेटिव डेट्स हैं, लेट्स सी कि क्या होता है, कैसे सूरत हाल अनफोल्ड होती है, उसके बाद ही हतमी फैसला होगा। बहुत शुक्रिया आपका मुराद राज साहब। सईद गनी साहब ने वज़ीर तालीम सिंध है, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। ही हैज़ ऑल्सो बीन वेरी कंसर्न्ड अबाउट द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। ये बताइएगा गनी साहब कि सिंध भर में क्या इत्तलात हैं आपके पास? क्या पहले दिन तालीमी इदारों में कोरोना SOPs पर अमल दरामद हुआ, बीट प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूल्स?
देखिए, मुकम्मल तो मैं नहीं कह सकता कि हुआ है। मैंने खुद जो ज़ाती तौर पर 15 मुख्तलिफ इदारों का विज़िट किया, उसमें कुछ कॉलेजेस थे और कुछ प्राइवेट स्कूल्स थे और कुछ सरकारी स्कूल्स थे। सरकारी स्कूल्स और प्राइवेट स्कूल्स में मुझे निस्बतन सूरत हाल बहुत बेहतर लगी, लेकिन जो कॉलेजेस की साइड थी हमारी, वहाँ कुछ खामियां ज़रूर थी, कोताहियाँ थी, और उसके लिए मैंने सेकेंडरी कॉलेज को कहा है कि वहाँ मज़ीद चीज़ों को दुरुस्त करने की ज़रूरत है और इंशाल्लाह ताला कल से उसमें मज़ीद बेहतरी आएगी। अब ज़ाहिर है कि पूरे सूबा सिंध की अगर बात करें, वहाँ भी मजमूई तौर पर इसी तरह की इत्तलात हैं कि कहीं कहीं पर इशू ज़रूर थे और हमने कोशिश करनी है कि आइंदा आने वाले दिनों में वो इशूज़ हम दूर कर लें। अच्छा गनी साहब, ये भी बताइएगा कि अब तालीमी इदारों को अगले मरहले में मज़ीद क्लासेस के लिए खोलने से पहले मरहले का जायज़ा लेना होगा। ऑब्वियसली आप असेस करना चाहेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं, तो इसके लिए कोरोना टेस्टिंग बड़ी ज़रूरी है। क्या तालीमी इदारों में इसका बंदोबस्त किया जा रहा है? इसका क्या प्लान है? जी, हमने हेल्थ डिपार्टमेंट से ये कहा है कि उनके पास यहाँ पर वो जो पहले रैपिड रिस्पांस टीम्स थी वो हमारे पास मौजूद हैं। हम उन टीम्स को पहले तो ज़ाहिर जो बड़े स्कूल्स हैं जहाँ पर अमले की तादाद ज़्यादा है वहाँ भेजेंगे ताकि उसी स्कूल में उनके तमाम अमले के जो है वो टेस्ट हम ले लें। लेकिन उसके साथ साथ अगर किसी में कोई सिम्टम्स हैं, कोई मसला है और वो किसी और स्कूल में जहाँ पर टीम नहीं पहुँची, तो वो भी डिप्टी कमिश्नर से रब्ता करके, ऑफिस से रब्ता करके वो टेस्ट करवा सकते हैं। और हमने ये तमाम स्कूल्स को कहा है कि वो अपने अमले के जो भी अरकान हैं उनके टेस्ट डिप्टी कमिश्नर के ज़रिए से वो करवा सकते हैं और ये फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ सिंध किसी एक टेस्ट के भी पैसे किसी से भी चार्ज नहीं करेगी, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो। तो चूँकि ये एक लंबी एक्सरसाइज है, बहुत बड़ी तादाद है यहाँ टीचर्स की और जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उसकी, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि कोई 1-2 दिन में इसको कर रहे, लेकिन ये सिलसिला जारी रहेगा और हम इसको देखते रहेंगे। और खुदा न खास्ता अगर कहीं कुछ केसेस निकल आए तो फिर उस स्कूल के लिए हमारी पॉलिसी थोड़ी सी मुख्तलिफ होगी। अच्छा, एक गनी साहब अफसोसनाक वाक़या कल रिपोर्ट हुआ था, वो 14 साल की बच्ची थी, सीढ़ियों से गिरने का वाक़या हुआ, बच्ची जाँ बहक हो गई अल्टीमेटली। उससे मुताल्लिक आपके पास क्या इंफॉर्मेशन है? स्कूल का विजिट हमने किया था, अब दोबारा भी करेंगे और अगर स्कूल की कहीं कोताही नज़र आई तो कानून के मुताबिक उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो मालूमात मिल रही हैं वो ये है कि वो बच्ची सीढ़ियाँ चढ़ते हुए गिरी है। बज़ाहिर उस पर कोई चोट और कोई ज़ख्म नहीं थी, ज़ख्म का निशान कुछ नहीं था उस पर, और कोई अंदरूनी चोट उसको लगी है जिससे उसकी ये मौत जो है वाक़ हो गई है। एक अफसोसनाक वाक़या था और मैं समझता हूँ कि स्कूल खुलने के बाद पहले ही दिन अगर इस किस्म का वाक़या हो जाए तो ज़रूर पूरे जो हमारे ऑफिसर्स हैं, हमारा पूरा जो लोग काम करने वाले सब इससे काफ़ी अपसेट थे। लेकिन बहरहाल अल्लाह की रज़ा है और हमारी इस पर तहकीकात हो रही है। डिप्टी कमिश्नर अलग से इस पर कर रहे हैं और पुलिस को भी हमने कहा है कि अगर फैमिली कोई कार्रवाई करना चाहती है तो हम उसके साथ भी ताउन करेंगे, उनकी मदद करेंगे। बहुत शुक्रिया आपका गनी साहब, ज़ाहिर बड़ा ही अफसोसनाक इंसिडेंट था। एनी हाउ, अभी तमाम वालिदैन को, तमाम स्टूडेंट्स को, तमाम टीचर्स को हम यही कहेंगे कि ये मुश्किल ज़रूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। जहाँ पाकिस्तान इस हद तक इस स्टेज पे आ गया है कि हमने कोरोना को वाकई उस तरह से फैलने नहीं दिया और शिकस्त दी है, तो हम इस मरहले से भी गुजर सकते हैं। बस हमको मजीद एहतियात करनी है, हमको एक दूसरे का साथ देना है। कैन आई जस्ट रिमाइंड यू कि वो मुश्किल मरहला जो था उससे तो हम गुजर गए हैं, जब बिल्कुल पता भी नहीं था क्या हो रहा है और एकदम पूरा मुल्क लॉकडाउन में चला गया था। इतने ज़्यादा लाखों तादाद में बच्चे जो थे वो स्कूल बंद हो गए, बच्चे घरों में आ गए। मतलब दैट वाज अ वेरी टेंशन वाला पीरियड और कुछ समझ नहीं आ रही थी क्या इतने महीने उसमें गुजार दिए। तो ये SOPs तो हो जानी चाहिए और इंशाल्लाह मेरा ख्याल है कि इस पे फॉलो भी करेंगे। हमने अपनी जुमले की फॉर्मेशन पे हजरत है, हमें मजीद एहतियात करनी है। मैंने कहा ये कहाँ से आया है? वैसे हमको मजीद करनी है, समझ तो आ गई थी ना कि मैं क्या कह रही हूँ। एनीवे, इसने तो सारी बात ही खराब कर दी। आगे चलते हैं। अच्छा जी, हम मंचर झील की आपको दोबारा से यादें कुछ और वैसे तो कराची में आजकल हर तरफ मच्छर झीलें बनी हुई हैं, लेकिन मंचर झील के बारे में हम आपको बताएंगे। इट इज सच अ बैड सिचुएशन। मुझे ऐसा लग रहा है कि हम हर कहानी के बाद वापस जाएंगे कराची के इस वक्त हालात क्या है, लेकिन फिलहाल हम आपको बताएंगे पाकिस्तान ऐसे मुल्कों में शुमार होता है पाकिस्तान का जिसे पानी ज़ख़ीरा करने के ज़राए तामीर करने की शदीद ज़रूरत है। लेकिन क्या कीजिए कि कुदरत ने जो ज़ख़ीरे हमें दिए, नेचुरली हमें दिए, हम उनकी हिफाजत भी नहीं कर सके। मंचर झील भी ऐसा ही कुदरती पानी का ज़ख़ीरा है, लेकिन ये आज झील तबाह हो चुकी है।
हमने अपनी गफलत से इस मीठे पानी को जहर आलूद कर दिया है। इसमें किसी और का नहीं, जाहिर है हमारा कसूर है, हमारी हुकूमतों का कसूर है। और जहां हम हुकूमतों को कसूरवार ठहराते हैं, हम कसूरवार हैं। इट इज़ द पीपल। हम अपना सिट्टे का छिलका, बॉटल का ढकना, रैपर टॉफी का नहीं डाल सकते उसी शॉपिंग बैग में जिसमें लेके आए हैं। You're right। और मोटरवे रेप का जो ऑब्वियसली आपको पता है कि मैं बिफोर आई वेंट टू लाहौर हम उसका जिक्र भी कर रहे थे और उसके बाद फिर आपका भी मैं शो देखती रही और आपका भी जिक्र था। मैं नहीं समझ पाया जब तक मेरी बेगम ने मुझसे नहीं डिस्कस किया और फिर सुबह उठ के आपने भी मुझसे बात की और डिस्कस किया, तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि ये क्या एहसास है जो मे भी हम मर्द हजरात नहीं समझ पा रहे। येस्टरडे आई वाज ड्राइविंग विद माय वाइफ एंड माय किड और मैं कुछ ग्रॉसरी करने के लिए दुकान पे उतरा जैसे होता है, और मेरी अहलिया ने मुझे वापस आके कहा कि जब आप गाड़ी पे नहीं थे ना तो मुझे एक अजीब सा खौफ तारी हुआ था और मुझे बार बार वो मोटरवे इंसिडेंट जहन में आ रहा था और वो वाकया याद आ रहा था। I agree with you। और even when I was traveling to Lahore, even on the airport, मतलब अगर आपने वॉशरूम भी जाना है, एयरपोर्ट्स आर सेफ प्लेसेस। मतलब हम कब से ट्रैवल कर रहे हैं, आपको एक दिल में एक धड़का सा लगा रहता है कि आर यू रियली सेफ, बिकॉज अब आप हालात तो आपके खैर सामने ही हैं। ज़्यादती के मुजरिमों को ना सिर्फ सज़ा मिले बल्कि इबरतनाक सज़ा मिले। हुकूमत नई कानून साजी के लिए तैयार है, लेकिन कुछ बातें हैं जिनका नए कवानीन बनाते हुए ख्याल रखना ज़रूरी होगा। जो भी करना है सोच समझ कर करना होगा, वरना ये ना हो कि एक मुसीबत के बाद हम दूसरी मुसीबत गले लगा लें। वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक इंटरव्यू में खुलकर कहा है कि वो रेप के मुजरिमों को सरेआम फांसी देना बल्कि कैस्ट्रेशन यानी जिनसी लिहाज से उन्हें हमेशा के लिए नाकारा करने के हक में है। ये सब कुछ ज़ाहिर है अगर होना है तो पार्लियामेंट में कानून साजी के जरिए ही ये लॉ पास हो सकता है, मगर पार्लियामेंट के अरकान की बाज़ अरकान की राय कुछ इससे मुख्तलिफ नजर आती है कि पब्लिक हैंगिंग अगर आपने करनी है तो पहले आइन का आर्टिकल 12 पढ़ लें, फिर आप बात करें पब्लिक हैंगिंग की। जनाब चेयरमैन, पब्लिक हैंगिंग के साथ सोसाइटी मजीद ब्रूटलाइज होगी। पब्लिक हैंगिंग के साथ आप नफरतों को मजीद उजागर करेंगे। अगर फांसियां देने से मामला हल होता तो यह मामला आसान था। वाकयात की कतार है कि थमने में ही नहीं आ रही, सानेहात हैं कि ख़त्म होने में नहीं आ रहे। हाँ, हम पुरतशद्दुद ज़रूर हो रहे हैं, हमेशा से थे, लेकिन सिलसिला बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तान में रेप केसेस में कन्विक्शन सिर्फ 5% है जनाब स्पीकर। अगर ये शरह 80% होती, 85% होती तो फिर हम ये बात करते कि सज़ाओं को बढ़ाने की ज़रूरत है, या सज़ाएं, जहाँ सज़ाएं ही नहीं हो रही, जहाँ लोग पकड़े जाते हैं और छूट जाते हैं, वहाँ पर सजाओं का मामला नहीं है। हमें लोगों को पकड़े जाने का मामला है, उनकी कन्विक्शन का मामला है। बिलाशुबा जिनसी ज़्यादती के मुजरिम किसी तरह भी किसी किस्म के रहम के मुस्तहिक नहीं, लेकिन इसके लिए सजाएं तजवीज़ करते वक्त ऐवान में बैठे लोगों को तमाम पहलू सामने रखना होंगे। जिस तरह अभी हम फवाद चौधरी को भी सुन रहे थे कि कन्विक्शन रेट ही जब आपका इतना लो होगा, जब आपके लीगल सिस्टम में लूप होल्स होंगे, तो सज़ा इवेंचुअली क्या मिलेगी उस पर तो बात होनी चाहिए। पहले तो ये बताएं कि उनको क्यों नहीं सजाएं हो रही, उनको कन्विक्ट क्यों नहीं किया जा रहा। इस मौके पे, इस बात पे, इस मौजू पे हम सब जज्बाती हैं, लेकिन बड़ी सतही सतह की ये बातें लगती हैं कि इसको लटका दो, उसको उल्टा टांग दो, उसको ये कर दो, उसको वो कर दो। रूट कॉज तक पहुंचना, उसे आइडेंटिफाई करना और उसका हल निकालना असल में यहाँ पे मुद्दा होना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा सेनेटर फैसल जावेद साहब ने हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहब, यकीनन पूरी कौम की तरह आप भी जज्बाती हैं, वज़ीर आज़म साहब भी जज्बाती हैं, सभी को गम गुस्सा भी है, सभी मुख्तलिफ सजाएं भी तजवीज़ कर रहे हैं, लेकिन मामला ये है कि उस तह तक तो पहुँचें कि हमारा माशरा इस नहज पे कैसे आ गया। हमारे यहाँ ये वाक़यात होते हैं तो फिर इंसाफ नहीं मिलता। कन्विक्शन रेट की अभी फवाद चौधरी साहब बात कर रहे थे। आपको पता है कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का क्या हाल है, किस तरह से मुजरिमों को छोड़ दिया जाता है या छूट जाते हैं या जमानतें हो जाती हैं। वो सारा सिस्टम भी तो ठीक करना है ना, तो क्या बेहतर नहीं होगा कि हम वहां से शुरू कर लें पहले? आवाज आ रही है? जी, आवाज आ रही है। आपको आवाज आई? मुझे आपकी आवाज बिल्कुल भी नहीं आ रही है। अच्छा, अभी आपको कैन यू हियर अस फैसल साहब? ये तो बड़ी लंबी तमहीद हमारी रह गई। हम जो है दोबारा आपकी आवाज नहीं सुनाई ठीक है फैसल साहब, हम आपसे दोबारा राब्ता करते हैं।
अब आ रही है? कैन यू हियर अस? अच्छा, अब आ रही है आवाज़, तो आप बताइएगा। हमने ये कहा कि हम सारे ही बड़े जज्बाती हैं, ज़ाहिर है मौका ही ऐसा है और वाक़या ही ऐसा है कि हम भी जज्बाती हैं, आप भी, वज़ीर आज़म साहब भी, बड़ी मुख्तलिफ़ किस्म की सज़ाएँ भी तजवीज़ हो रही हैं। लेकिन बात यह है कि इन सज़ाओं तक पहुँचने से पहले वही बात कि देख तो लें कि इस मामले की रूट कॉज क्या है, कितने लोगों को एक्चुअली कन्विक्शन हो रही है, कितने इन जराइम में बरी हो जाते हैं, क्यों, और इस पे पहले गौर करना चाहिए या फिर सजा कितनी सख्त होनी चाहिए उस पे पहले गौर करना चाहिए? जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम हुमा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, एक कम्प्रिहेंसिव बिल ला रहे हैं और वज़ीर आज़म ने मामले ख़ुसूसी जो दाखिला हैं उनको हदायत दे दी है कि कम्प्रिहेंसिव बिल तैयार करना है, जिसमें स्पिरिट आप देखें बिल का क्या होगा। एक तो कन्विक्शन रेट जो है वो ऊपर जाना है, सख्त सजाओं को सख्त करना है और साथ ही में इबरत का निशान बनाना है, और इसमें बाकी चीज़ें भी कवर्ड होंगी, जिस तरह से विक्टिम का नाम जो है वो मंजर आम पे नहीं आना चाहिए। इसके अलावा दीगर चीज़ें इसमें कवर होंगी, एक पूरा डेटाबेस बनाया जाएगा। फैसल साहब, आपका स्पिरिट, आपका इरादा बड़ा अच्छा है, लेकिन आप लोग वो लोग हैं जो इस वादे के साथ आए थे मैदान में कि हम सबसे पहले पुलिस रिफॉर्म्स लाएंगे। अब काफ़ी अरसा हो गया है सर, आपको पता है कि इस तरह का वाक़या आप पुलिस के पास लेकर चले जाएं तो पुलिस का क्या रवैया होता है। सबसे पहले तो पुलिस आपको एक हफ्ते बाद ही राजीनामे के लिए प्रेशराइज करना शुरू हो जाती है और अपनी मर्जी के राजीनामे कराती है फिर। तो सर वो निज़ाम जब तक ठीक नहीं होगा, वो तो फिर आप जो मर्जी सजा तजवीज़ कर लें, ये मामला नहीं ठीक हल हो सकता। जी जी, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस का तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और यही हालत इससे कुछ बेहतर, लेकिन बहरहाल काफ़ी ख़राब केपी में थी जब हम आए थे। और शुरू में आप लोग प्रोग्राम्स में यही कहते थे 2-3 साल के किधर नया खैबर पख्तूनख्वा, ऐसा पुलिस का निज़ाम लेकर के आए जो मिसाली पुलिस बनी। और पंजाब के अंदर तो जिस तरह से नून लीग ने पुलिस को इस्तेमाल किया सियासी तौर पे, आप अगर देखें ज़ैनब का वाक़या था, कायनात का, ईमान का, बिच्छू गैंग, उनके अपने लोग, उमर बशीर नियाजी, वो फ्याज टुंडा, आबिद बॉक्सर, नवीद सईद और वो मॉडल टाउन, वो सारी चीज़ें आपके सामने हैं। तो पुलिस का तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, उसको तो ठीक कर रहे हैं हम। इसी तरह जिस तरह हमने खैबर पख्तूनख्वा में किया है, रिफॉर्म्स लेके आनी है, प्रोसिक्यूशन को तेज करना है। या ज़ैनब जो हम बिल लेकर के आए, उसमें अगर पुलिस वाला 2 घंटे के अंदर अंदर कार्रवाई नहीं करता तो पुलिस वाले के खिलाफ कार्रवाई होगी, और उसको भी हम इम्प्लीमेंट करने के लिए जा रहे हैं। तो ये मेजर्स लिए जा रहे हैं। जी फैसल, इस बिल के हवाले से बताएं, बिल की कुछ डिटेल्स बताएं और किस तरह आप इसको मुमकिन बनाएंगे कि एक तो ये बिल पास भी हो, यूनैनिमसली पास भी हो, बिकॉज इशू ऐसा है जिसमें एवरीबडी फील्स द सेम वे, लेकिन हाउ टू गो अबाउट इट इज एन इशू। एंड ऑब्वियसली हमारे लीगल सिस्टम में, आपको जस्टिस सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं, फिर ऑलरेडी वॉलेटाइल सोसाइटी के लिए इतनी वॉलेटाइल पनिशमेंट्स भी अगर आ जाए, हाउ आर यू गोइंग टू मेक श्योर कि ये बिल पास भी हो? बहुत से ममालिक में इन पनिशमेंट्स को बड़ा सख्त किया हुआ है और वहाँ पर जो रिपीट ऑफेंडर्स हैं, ख़ास तौर पे उनके लिए इंतहाई सख्त सजाएं हैं। और एक सज़ा का सख्त होना और दूसरा उसे इबरत का निशान बनाना, ये मैं फिर कह रहा हूँ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ ही में हम ये पूरा जो बिल लेके आ रहे हैं, कम्प्रिहेंसिव बिल होगा, इसमें बाकी चीज़ें भी कवर्ड होंगी। अच्छा, एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगा यहाँ पे, बिल पे मैंने शुरू में भी बात की है। एक तो हमें पता है कि कन्विक्शन रेट जो है ना वो पूरी दुनिया में बहुत कम है। उन ममालिक में अगर आप कन्विक्शन रेट चेक करें जहाँ पे सज़ाएं सख्त हैं, वहाँ पे वाक़यात ही नहीं हो रहे। लेकिन जहाँ पे सज़ाएं नरम हैं या सज़ाएं उस तरह से आप जो भी बाकी मसाइल है सज़ाओं के हवाले से, वहाँ पे कन्विक्शन रेट बहुत कम है। तो मैं तो ये कहूँगा, फवाद साहब की मैं तकरीर सुन रहा था कि थोड़ी सी रिसर्च का अपना दायरा कार बढ़ा के उन मुल्कों को भी देखें जहाँ पे सख्त सजाएं की हुई हैं। जी फैसल, एक और चीज, जी टाइम बड़ा कम है, एक और चीज, ये जो सुलहनामा होता है या फिर माफी नामा, जो भी आप इसको कहना चाहें, राजीनामा, जिसमें आधे से ज्यादा बार तो चीजें माफ हो जाती हैं क्योंकि एक डील स्ट्राइक हो जाती है 2 पार्टीज में। अगर इसको ये एक सजेशन है, इसको अगर खत्म कर दिया जाए, क्योंकि दिस इज रियली क्राइम अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, अगर आप देखें उसके बाद असर क्या पड़ता है सोसाइटी पे, तो बहुत मदद ना मिले। बिल्कुल हुमा, आई गेस यू आर लिटिल लेट, बिकॉज पहले ही हम ये कर रहे हैं। ये बहुत ही अहम नुक्ता आपने उठाया है, ये भी उस बिल में कवर्ड होगा कि ये जो, और विक्टिम की मजबूरी क्या होती है, उन्हें ब्लैकमेल किया जाता है विक्टिम को।
क्योंकि उनकी फिर देखे ना हर एक की इज्जत नफ्स है। और सर पुलिस बहुत तंग करती है, आप कह तो रहे हैं, आप कह रहे हैं कि पुलिस रिफॉर्म्स ला रहे हैं, पुलिस बहुत तंग करती है सर, लेकिन जाहिर है कि बार बार आईजीज बदलने से तो रिफॉर्म्स नहीं आती। आई होप कि आपके पास कोई इस मरतबा वाकई सॉलिड प्लान है कि आपने पंजाब पुलिस ठीक करनी है। अब एक शेर है कि है जुस्तजू की खूब से खूब तर कहाँ, अब देखिए जाके ठहरती है नजर कहाँ। आप बेहतरी के लिए तब्दीली करते हैं, इंतजार में हैं। जी बिल्कुल, सेनेटर फैसल जावेद बहुत शुक्रिया कि आपकी नजर अब ठहर गई है या वाकई मजीद किसी खूब तर की तलाश है। और वन ऑफ आवर टॉप स्टोरीज उसी से स्टार्ट कर लें। ये उस्मान बुज़दार साहब ना हम सबके लिए ज़िंदगी में इंस्पिरेशन होने चाहिए, क्योंकि हमें ज़िंदगी में ऐसे किसी इंसान की ज़रूरत है जो उतना ही हम पे एतमाद करता हो जितना वज़ीर आज़म साहब उस्मान बुज़दार साहब पे करते हैं। बुरी बात है, नहीं ऐसे। अच्छा चलें, खबर मैं स्टार्ट करती हूँ। फ्रेंडशिप एंड ट्रस्ट गोल्स। हाँ, फ्रेंडशिप गोल्स हैशटैग। अच्छा, आपको बताना चाहते हैं कि पंजाब हुकूमत की गवर्नेंस से मुतालिक बहुत सारे सवालात मौजूद हैं। 2 साल से पुलिस और ब्यूरोक्रेसी में अखाड़ पिछाड़ जो है वो जारी है, और वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की कारकर्दगी से खुद तहरीक इंसाफ के अपने लोग भी खुश नहीं है। उस्मान बुज़दार को चारों तरफ से सख्त तनकीद का सामना है। इंतज़ामी नाअहली, करप्शन की शिकायत और अमन व अमान की ख़राब सूरत हाल भी उस्मान बुज़दार पर वज़ीर आज़म का एतमाद कम नहीं कर सकी, जिस तरह के आप अभी कह भी रहे थे। ये एतमाद उसी तरह कायम दायम है जैसा 2 साल पहले था। उस्मान बुज़दार तब्दीली का नाम है, एक ईमानदार आदमी है। मैं बिल्कुल बेखौफ हूं कि मुझे पता है कि उस्मान बुज़दार करप्शन नहीं करेगा। फिर आजिज़ी है, सबसे मिलते हैं, ऐसे करके हाथ नहीं मिलाते। वो तो छोड़े, अगले पिछले जो थे वो 4-4 साल अपने एमपीए को नहीं मिलते थे। और टाइम दो और आपको पता चलेगा कि इंशाल्लाह ये सबसे कामयाब चीफ मिनिस्टर होंगे पंजाब के। करप्शन तो नहीं करेंगे। अच्छा, आगे कुछ ना कहना। बुज़दार साहब जिस सूबे के वज़ीर आला हैं, इसके 2 साल में 5 आईजीज तब्दील हो चुके हैं, जैसे कि अभी फैसल साहब भी कह रहे थे ना, खूब से खूब तर की तलाश में उन्होंने तब्दील किए हैं। चंद दिन पहले तो महज एक सीसीपीओ की वजह से आईजी को तब्दील करना पड़ा, और माशाल्लाह सीसीपीओ साहब ने तो उसके बाद जिस तरह के बयान दिए, जिनके लिए किसी को बदला जाए। सानेहा साहिवाल और मोटरवे ज़्यादती जैसे केसेस भी बुज़दार सरकार के लिए चैलेंज बने हुए हैं, और ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन डगमगा नहीं रहा एतमाद। अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल, ये वाली मुझे समझ आ गई थी जी, ये मुझे बात समझ आ गई थी। अच्छा जी, कल हमने आपको ट्रेलर दिखाया था और क्या ज़बरदस्त धमाकेदार ट्रेलर था, और बताया था कि मशहूर जासूसी नावल है, सीरीज़ है इंस्पेक्टर जमशेद, इसको वेब सीरीज़ का इस पे बेसिकली अब इसको फिल्माया गया है। अच्छा जी, अदनान हमारे साथ हैं, और अदनान इस वक्त हम दिखा भी रहे हैं कुछ क्लिप्स इसके। तो इंस्पेक्टर जमशेद सीरीज़ का ट्रेलर आया और लोगों का इस मुतालिक जानने का ऑब्वियसली ज़रा क्यूरियोसिटी जो है वो बढ़ सी गई है। तो पहले तो आप ये बता दें कि इस मशहूर नावल सीरीज़ को वेब सीरीज़ की शक्ल में लाने का ख्याल कैसे आया? आई थिंक कि इंस्पेक्टर जमशेद हो गए या इस तरह के जितना पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा नहीं लिखा गया बच्चों के लिए, मगर इश्तियाक साहब के कंपैरिजन में कोई और इस तरह की अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट नहीं करती। सो हमारा पहला ऑब्जेक्टिव ये था कि कुछ फिक्शन को इस तरह से लाया जाए जिसमें मॉरल वैल्यूज़ जो हैं पाकिस्तानी बच्चों के लिए, जिसमें हमारी नेशनलिज्म है पाकिस्तानी बच्चों के लिए, और जिसमें हमारी उर्दू ज़बान की तरवीज है, उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो ये ख्याल इसी वजह से आया कि हम पाकिस्तान की यंगर जनरेशन को कोई गिफ्ट करना चाहते हैं, और हम उस कंटेंट को भी आर्काइव करना चाहते हैं, उस राइटर को आर्काइव करना चाहते हैं जिसने 30 साल तक हमारे मुल्क की ऑडियंसेस को, उस वक्त जबकि टीवी और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उतना नहीं था, फिर भी एक कैरेक्टर के साथ और एक सीरीज़ के साथ इंगेज रखा। सो ये उनकी एक बहुत बड़ी विन है, और मेरे ख्याल में हमें रिकग्नाइज करना चाहिए, और दैट्स द रीज़न वी आर डूइंग दिस। और ज़ाहिर है इश्तियाक साहब जब लिखते थे तो लिखते ऐसा था कि वो मंजर आपकी आंखों के सामने आ जाता था, और ये उनका कमाल था। तो अदनान, इश्तियाक साहब ने जब ये नावल लिखे थे उनका कैनवस काफ़ी बड़ा था, ये कोई रिवायती ड्रामा नहीं था, 2 घर 4 कमरे, एक पार्क, एक अस्पताल में शूट हो। कितनी मुश्किल प्रोडक्शन रही है? इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन पाकिस्तान की किसी भी टॉप नॉच जो ड्रामा प्रोडक्शन है उससे ज़्यादा ही हमें कॉस्ट करेगा, और उससे ज़्यादा ही बजट रखा जाएगा, क्योंकि हर जो सीरीज़ है, उसका हर नॉवल जो है, हर एपिसोड है, उसमें एक नई मिस्ट्री है, एक नई लोकेशन है, एक नए
नया कैनवस है, जैसे आपने वर्ड यूज़ किया। सो वो नया कैनवस बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली प्रोडक्शन में काफ़ी मेजर इन्वेस्टमेंट करनी है। बट आई एम कि हम ये टीजर रिलीज़ किया तो हमें जो फीडबैक मिला है वो फीडबैक ने हमें मज़ीद कॉन्फिडेंस दिया है कि हम पाकिस्तान में रहते हुए पाकिस्तानी आर्टिस्ट के साथ, पाकिस्तानी प्रोडक्शन क्रू के साथ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को मीट कर सकते हैं। सो लेट्स होप, फिंगर्स क्रॉस्ड, कि हम वो चीज़, वो गोल अपना अचीव कर पाएँ। अच्छा अदनान, जस्ट लाइक इश्तियाक साहब वुड हैव लाइक, तो इस ट्रेलर में भी सस्पेंस जो है ना वो आप लोगों ने छोड़ दिया, तो लिहाजा दो सवाल दिमाग में आते हैं। एक तो इंस्पेक्टर जमशेद का जो कैरेक्टर है वो कौन प्ले कर रहा है, ये आप ज़रूर हमें बता दें, और ये सीरीज़ कब मंजर आम पर आएगी, एंड व्हेन कैन पीपल वॉच इट? जो आपका क्वेश्चन था कि कब इसे रिलीज किया जाएगा, प्रॉबेबली इंशाल्लाह Q1 2021 में, फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2021 में ये इंशाल्लाह हम रोल आउट करेंगे। और जो कास्ट है, अभी बहुत सारे फैक्टर्स को देखा जा रहा है, जिसमें हमारी ऑडियंस का भी, वी आर डूइंग फोकस ग्रुप्स, हम साइंटिफिकली ही इस चीज़ को लेकर चल रहे हैं, अपनी गट फीलिंग पे नहीं जा रहे। ऑडियंस को जिस तरह का ये इंस्पेक्टर जमशेद का, क्योंकि एक मॉन्यूमेंटल रोल है, तो उस मॉन्यूमेंटल रोल के लिए वो एक ख़ास कैरेक्टर को अपने जहन में पहले से बिठा चुके होंगे। अब वो कौन सा इंसान है जो उसको फुलफिल कर सकता है, ये चीज़ अभी क्वेश्चन में है। बट इंशाल्लाह इन द नेक्स्ट 2 to 3 वीक्स we'll be able to roll out the character list as well, इंशाल्लाह। अच्छा अदनान, अगर आप ऑडिशंस कर रहे हैं तो नहीं, मेरे जहन में तो फाद मुस्तफ़ा को रख लें, और मैंने आने वाली फिल्म में भी पुलिस वाले बन रहे हैं, तो आपको ले, मैं आपको प्रमोट कर रही हूँ इधर, आप फाद मुस्तफ़ा पे, फाद मुस्तफ़ा तो सोच ही रहे होंगे ये लोग। बट एनीवे, थैंक यू अदनान फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आई एम श्योर पाकिस्तानीज आर वेटिंग फॉर दिस सीरीज, क्योंकि इसका वैसे ही लोग पढ़ते रहे हैं, एक बड़ी मेमोरीज भी हैं इसकी, तो इट वुड बी गुड टू। मेरे जहन में एक्चुअली एक पुलिस वाले आ गए जो एक किरदार अच्छा निभा सकते हैं। असल में पुलिस इधर ही रुक जाओ। तो पहले हम ना डगमगाने वाले एतमाद की बात कर रहे थे, जो कि वज़ीर आज़म को है, वज़ीर आला पंजाब पे, और इसकी क्या वजह है और क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है, इसी पे बात करते हैं। सीनियर सहाफ़ी नसीम कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत शुक्रिया नसीम साहब, आपने इंतज़ार किया हमारा। नसीम साहब, बुज़दार साहब के तर्ज़ हुकूमत पर तनकीद हुई है, लेकिन वज़ीर आला पंजाब को इमरान खान की भरपूर हिमायत हासिल थी, अपैरेंटली अब भी हासिल है। तो क्या पंजाब में मामलात बिल्कुल दुरुस्त समत में आगे बढ़ रहे हैं, या फिर वज़ीर आज़म साहब ने बस उन्हें रखा हुआ है और मामलात वो खुद ही संभालते हैं? व्हाट्स द स्टोरी? जी थैंक यू, शुक्रिया। ऐसा है कि पंजाब में वज़ीर आज़म की, वज़ीर आला पर एतमाद की जो बात है वो सिंपल सी बात है। ये बताएं कि इस वक्त पंजाब के जो वज़ीर आला, इससे पहले ऐसा कोई वज़ीर आला आया है कि जिसने कभी भी वज़ीर आज़म बनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की हो, कभी सोचा हो? सबसे नंबर 1 पहली बात तो ये है कि इमरान खान साहब को इन पर पूरा एतमाद है और इन पर ट्रस्ट करते हैं, वो इस हवाले से कि ये उनकी बात को, किसी भी बात को रद्द नहीं करते ना। कभी आप ये देखें, कभी क्यों ना इन पे ट्रस्ट करें, क्यों ना एतमाद करें? वो इसलिए करेंगे कि देखें, वो कहते हैं जी बड़े ईमानदार हैं, एक ऐसे एरिया से आए हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा महरूमियाँ थी, ऐसा, और इस लिहाज से क्या इनकी मेरिट पर इनको देखा गया। देखे, वज़ीर आला सरदार उस्मान बुज़दार को एक प्रोसेस के ज़रिए लाया गया। एक वो प्रोसेस क्या है, ये PTI एक जमात, एक पार्टी, हुक्मरान पार्टी है, उसने एक प्रोसेस के ज़रिए इसको लेकर आया। एक प्रोसेस के ज़रिए जाएंगे। ये जो बातें हो रही हैं कि जाएंगे, अभी फ़िलहाल कहीं नहीं जा रहे, अभी कहीं जा रहे। ट्रस्ट भी आप ये देखें। हाँ जी नसीम कुरैशी साहब, आपने कहा कि वो बड़ा एतमाद है उन पे, और ऑब्वियसली वो ट्रस्ट वर्दी हैं, और ये एक USP है जिसकी वजह से बुज़दार साहब कायम है अपनी जगह पे। लेकिन क्या इस पोजीशन पे जो भी बैठेगा बस उसकी यही रिक्वायरमेंट होती है कि उसको कुछ और नहीं करना? मतलब वो हाँ में हाँ मिलाए, उसकी रिलेशनशिप बड़ी अच्छी हो, बड़ा ट्रस्ट वर्दी हो, बस ये ही रिक्वायरमेंट ऑफ दैट चेयर है, कुछ और नहीं करना सूबे के लिए? कुछ हमें तो उनकी तरफ से स्टेटमेंट्स भी बड़े कंट्रोवर्शियल नजर आते हैं। मतलब वो लिटरली अपना दिल से किसी इजहार राय भी नहीं करते, वो इतने खौफजदा, आई एम सॉरी, कभी कभार लगते हैं। तो बताएं कि ये बिल्कुल इसी तरह ही रहेगा?
नहीं, ये खौफजदा कभी भी नहीं रहे और ना हैं खौफजदा। अब तो उस्मान बुज़दार काफ़ी सीख चुके हैं, काफ़ी समझदारी से काम लेते हैं। अब तो आप देखें कभी किसी भी प्रोग्राम में, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या किसी भी तकरीब में जिसमें मीडिया को मदऊ किया गया हो, उसमें वो अगर कोई क्वेश्चन करता, अब तो उस्मान बुज़दार साहब के उनको जो आंसर करने के अंदाज है, स्टाइल है, वो समटाइम तो बात को टाल जाते हैं मजाक में, बड़े जैसे एक बड़ा मजा हुआ सियासतदान टालता है। तो आपका ये कहना है कि जनाब कि ताबेदारी और ये बरखुरदारी ही ज़रूरी है। देखें इस इमरान खान साहब चाहते हैं इसको एक नया पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं। उनको चाहिए कि ऐसा बंदा पंजाब को इमरान खान साहब ख़ुद से देख रहे हैं, आप इसलिए ये वज़ीर आला उनको ज़्यादा सूट करते हैं। अब देखें माजी में आप देख लें, माजी में इन्होंने कोई शहबाज शरीफ साहब की तरह कोई कभी दिल में भी ख्वाहिश, कभी दूर से भी कभी सोचा हो, कभी ख्याल भी, कभी तसव्वुर भी किया हो, कभी भी नहीं किया। इन्होंने सोचा तक नहीं है कभी। उनके तो ये सोच भी नहीं आई होगी कि कभी वो वज़ीर आला बन जाएंगे। नसीम साहब अभी तो वो उसे मेरा ख्याल है डाइजेस्ट कर रहे हैं। नसीम साहब आपकी ऑब्वियसली हम तो एक डिस्कशन ही कर रहे हैं, लेकिन आप दूसरी बार इस बात पे आए हैं कि इन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा। इसलिए हम आपसे बार बार पूछ रहे हैं कि क्या इस पोजीशन पे बिठाने के लिए यही एक सोच काफी है कि भाई इन्होंने कभी सोचा भी नहीं कि वो जगह ले सकेंगे, दैट्स इट। इसके अलावा कोई रिक्वायरमेंट नहीं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल ठीक है, ये सोच नहीं है। क्वालिटी अब आप इनको देखें, एक सिंपल सी बात मैं आपको एक अगर आप इस बात पर आते हैं, मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ कि ये 2 साल की इनकी कारकर्दगी को 10 साल के साथ मत मिलाएं। वो पिछले 10 ईयर्स की गवर्नमेंट के साथ इन 2 सालों में इन्होंने क्या करना था वो इन्होंने, अब देखें अब ये जो सानिया जो भी हुआ है, क्या कहते हैं ये वाला मोटरवे वाला बड़ा दिलखराश मोटरवे, सियालकोट मोटरवे पे बड़ा दिलखराश सानिया, सबको इस पर अफसोस भी है, गुस्सा भी है, ठीक है। अब इस तरह इससे पहले इन्हीं की गवर्नमेंट में सानिया साहिवाल भी हो चुका है, ये भी हो चुका है, ये भी क्वेश्चन मार्क है। अब उखाड़ पिछाड़, अब मैं आपको एक बात बताऊं, आपने ये बात की कि ये इनसे अलावा क्वालिटी, इनमें सारी क्वालिटीज़ हैं, हर प्रोजेक्ट भी कर रहे हैं। अब देखें इससे पहले कभी भी डीजी खान में डेवलपमेंट नहीं हुई थी, इतनी देर डेवलपमेंट हो रही है। और हम लोग एक जगह पे बात हो रही थी, हम लोगों ने चले कहा उसमें अगर किसी ऐसे पसमानदा एरिया में जहाँ पे बहुत ज़्यादा महरूमियाँ थी, अगर थोड़े से पैसे ज़्यादा चले गए तो क्या हर्ज है। अब लाहौर के प्रोजेक्ट, अब लाहौर को आप देखें, इसमें इन्होंने काफ़ी तवज्जो देने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पे एक पिछले साबका गवर्नमेंट बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, मैं यही बोलूँगा। देखें जी बात ये है कि इनकी ईमानदारी, ताबेदारी अपनी जगह पे, ईमानदारी के हवाले से भी नैब में भी केसेस वगैरह चल पड़े और कुछ और भी। अब आपने देखा होगा इमरान खान साहब अब जब पहले हर अपनी स्पीच में जब लाहौर में आए तो रेस्क्यू करते थे वज़ीर आला को। अब रेस्क्यू के अब वो रेस्क्यू ज़रूर करते हैं, लेकिन अब उसमें वो ईमानदारी वाला पार्ट उन्होंने ज़रा साइड पे कर दिया, कर दिया। अब ये तो वो नसीम कुरैशी साहब आपने अभी फिर से कह दिया वो रेस्क्यू जरूर करते हैं। भाई एक चीफ मिनिस्टर ऑफ द बिगेस्ट प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान, उसको रेस्क्यू करने की जरूरत ही क्यों पड़ेगी? वो क्यों उस पॉइंट पे पहुंचे कि जहां वजीर आजम को उसको हर बार रेस्क्यू करना पड़े? देखिए वो इसलिए रेस्क्यू करना पड़ता है कि आपने खुद ही बोला कि जो है जो वज़ीर आला पंजाब है वो बड़े मासूम है, वो कुछ इस तरह की थोड़ी देर बाद नहीं आपने ये बोला नहीं, लेकिन उसका मतलब इसमें देखें वज़ीर आला और इमरान खान अब ये इस तरीके से है जैसे एक सिक्के के 2 रुख। अभी जो सीन चल रहा है, ये वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार कभी भी कहीं नहीं जाएंगे। इस लव स्टोरी में कोई कैदो भी नहीं है। अब कैदो अगर किसको कह सकते हैं आप? कैदो कौन हो सकता है? किसी को भी नहीं कह रहे, बाकी तमाम मैं पूरी कैदो है और ये ही रांझा। हमें नहीं पता था कि ये नहीं। अब इसमें देखें इसमें एक बड़ी बात ये है कि काफ लीग इनके साथ है। और काफ लीग को तो इन्होंने देखे ना 3 ऐसा वज़ीर आला कहाँ मिलेगा किसी को भी कि 3 इजला सबलेट किए हुए हैं वहाँ। अभी अगर ये सानिया मोटरवे ना होता तो ये ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में बड़ी उखाड़ पिछाड़ होनी, लिस्टें तैयार हो चुकी हुई हैं। और ये सिर्फ उन 3 इजला के अलावा जो हैं मतलब गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, भावलपुर और गालिबन चकवाल भी,
इनके अलावा बाकी तमाम अजला के DPOs वगैरह की तब्दीली की लिस्टें बन चुकी थी। ये दरमियान में ये वाक़या हो गया, उस वजह से क्या कहते हैं ये चीज़ें रुक गई। अब काफ लीग जो इनके साथ एक इल्तहाक शुदा पार्टी है, उनको ये बताएं कि उनको भी इससे अच्छा वज़ीर आला कोई और सूट करेगा कि दूसरा वज़ीर आला है वो शायद इनको जो इजला दिए वो ना दे। तो इनके अंदर वो सारी खूबियाँ पाई जाती हैं इमरान खान की नज़र में कि ये डेवलपमेंट भी करवा रहे हैं। नहीं और ये क्या कहते हैं, इमरान खान साहब को तमाम खूबियाँ नज़र आ रही हैं और एक कुरैशी साहब को तमाम खूबियाँ नज़र आ रही हैं। नहीं मुझे कोई देखे हम भी ढूंढ रहे हैं, हमें भी हम कोशिश इंशाल्लाह हम आपके साथ और वक्त गुजारेंगे तो हमें भी नजर आना शुरू हो जाएंगी। कुरैशी साहब आपसे बड़ा मजा आ रहा है कसम से बात करने का। You're a good sport. कुरैशी साहब और इंशाल्लाह we'll keep inviting you over and over again क्योंकि ये गप्पे तो जबरदस्त नहीं आप एक पॉइंट कंप्लीट करना चाह रहे हैं, प्लीज कैरी ऑन। देखें ये इसमें तो दूसरी राय कोई नहीं है कि पंजाब में एक ऐसा वज़ीर आला आप लोग सोचते थे कि शहबाज शरीफ साहब के बाद कोई ऐसा दबंग किस्म का इमरान खान जैसे इमरान खान का स्टाइल है कि वैसा वज़ीर आला आए, उसके बरक्स वज़ीर आला साहब आ गए और जिनके कामों को आपको मुझे बताना पड़ता है या किसी को जैसे कि अभी आपने कहा जी वो खूबियाँ आपको भी नज़र आएँ। देखें अभी तो 2 साल गुजरे ना, अब इन 2 सालों को आप 10 सालों के साथ कैसे मिला सकते हैं जो पंजाब गवर्नमेंट के पिछले गुजर चुके हैं। उसमें उन्होंने जो प्रोजेक्ट किए अभी इनके तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स के PC1 तैयार हो रहे हैं, ये बनाए जा रहे हैं और प्लानिंग्स की जा रही हैं। हाँ अलबत्ता एक अच्छी बात है कि अब ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है इस तरह के क्राइम्स वगैरह को कैच करने के लिए गुजरांवाला, रावलपिंडी और फैसलाबाद और DG खान में भी ये शुरू कर रहे हैं, तरजीह बना रहे हैं। हमें इंतजार करना होगा, ज़ाहिर परफॉर्मेंस का इंतजार करना होगा। खासतौर पे आप यू आर वेरी राइट कि आप ये अनफेयर कंपैरिजन है 2 साल को 10 साल से किस तरह कंपेयर कर सकते हैं, लेकिन 2 साल को उसके इंडिपेंडेंटली तो कर ही सकते हैं ना, कंपैरिजन ना करें उसको असेसमेंट तो कर सकते हैं ना। थोड़ा सा और टाइम आप देखें अब वज़ीर आला साहब को। जी कुरैशी साहब जी बता दें कुछ ही। मैं ये कह रहा हूँ कि अब आप ये तो आप मैं और या कोई और अब ये सोचे कि वज़ीर आला साहब भी उसी तरह, हाँ ये भी बारिश में निकलते हैं, गाड़ी में निकलते हैं। शहबाज शरीफ साहब अपने मतलब पानी के अंदर उतर जाते थे। नहीं हम नहीं चाह रहे कि बिल्कुल भी कोई बातें नहीं हो रही। डजंट मैटर हु ट्रेवल्स हाउ और ऑन फुट है या गाड़ी में, हम कंक्रीट चीजों का एक कंपैरिजन मांग रहे थे, लेकिन आपका कहना है कि कंपैरिजन अनफेयर हो जाएगा, तो ठीक है चलिए। We have taken your point and he isn't going anywhere anyway. We'll keep inviting you. ये तो इंशाल्लाह हम बड़ा मजा आता है आपके साथ गप्पे लगा के। और आपको पता है कि मैं आई फील वेरी स्ट्रांगली टुवर्ड्स इस्लामाबाद, मेरा शहर है, तो आपको पता है कि जब वहाँ कुछ चीज़ काम सही ना कर रही हो आप तो एकदम से खौफज़दा हो जाते हैं। जैसे कि इस्लामाबाद में कायम अमेरिकन एम्बेसी ने दावा किया है कि दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम्स की शरह जो है वो बढ़ रही है और उन्होंने पूरी इसकी डिटेल दी है। ज़्यादातर वाक़यात उनके मुताबिक सेक्टर G7 और G6 और G7, F6 और F7 और F10 में हो रहे हैं और सेक्टर I9 और I10 में भी जराइम काफ़ी बढ़े हैं। और एडवाइजरी के मुताबिक इस्लामाबाद में डकैतियाँ, मोबाइल और पर्स छीनने की वारदातें जो हैं उनमें इजाफा हुआ है। असला की नोक पर गाड़ियाँ भी छीनी जा रही हैं और अमेरिकन एम्बेसी ने शहरियों को बाहर निकलते हुए कीमती अशिया पास ना रखने और ATM खासतौर पर इस्तेमाल करते वक्त एहतियात की हिदायत भी की है। हाउएवर इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी सफारत खाने की एडवाइजरी से इत्तफाक नहीं किया और दावा किया है कि दारुल हुकूमत में जराइम की शरह कम हुई है। तो बिल्कुल ऑपोजिट चीजें दोनों साइडों से आ रही है। उन्होंने कहा कम ही हो गई है। तो इसी पे हम जरा जानते हैं नुमाइंदा जियो इस्लामाबाद ज़रगून शाह हमारे साथ है। ज़रगून, अमरीकी एम्बेसी ने इस्लामाबाद के वो इलाके तक बता दिए हैं जहाँ उनके मुताबिक स्ट्रीट क्राइम की शरह ज़्यादा है। अमरीकी एम्बेसी के खदशात किस बुनियाद पे हैं? क्या कोई ऐसा वाक़या हुआ जिसके बाद ये रद्द अमल आ रहा है? जी, इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने की तरफ से एक बयान जारी किया गया है। उस बयान में ये कहा गया है कि सफारत खाने को ये इत्तलात मौसूल हुई है कि इस्लामाबाद में स्ट्रीट क्राइम्स में इजाफा हो रहा है। ये स्ट्रीट क्राइम इस्लामाबाद के सेक्टर G6, F6, F7, F10 और I10 में हो रहे हैं। इन क्राइम्स में लोगों से पैसे छीनने, मोबाइल छीनने, पर्स छीनने, गाड़ियाँ छीनने और मसल्ला
जो डकैती है उसकी वारदातों का जिक्र किया गया है कि इन सेक्टर में इस तरह की वारदातें हो रही हैं। अमरीकी सफारतखाने ने इस्लामाबाद में मौजूद अपने शहरियों से ये कहा है कि वो इन 5 सेक्टर्स में जाते हुए इंतहाई एहतियात बरतें, खुसूसन इन 5 सेक्टर्स की जो मार्केटें हैं उनमें जाते हुए। और अमरीकी सफारतखाने ने अपने शहरियों से ये भी कहा है कि इन जराइम के ख़िलाफ़ पुलिस की कार्रवाई जो है वो वेरी कर सकती है रिस्पांस के हवाले से, कि कहीं पे रिस्पांस जो है वो जल्द भी हो सकता है, क्विक भी हो सकता है, और कहीं पे ये स्लो भी हो सकता है। तो लिहाजा उन्होंने अपने शहरियों को खुद प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए कहा है। अच्छा ज़रगुंचा, ये अमेरिकन एम्बेसी ने तो बड़ा ही पॉइंट आउट, स्पेसिफिकली पॉइंट आउट भी कर दिया है कि क्या कहाँ हो रहा है। इस्लामाबाद पुलिस लगता है डिनायल में है, क्योंकि उनके मुताबिक उनका ये कहना है, एटलीस्ट हमारी रिपोर्ट में ये बताया जा रहा है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं है। आपको क्या लग रहा है, क्या रद्द अमल आया है वहाँ से? जी, इस्लामाबाद पुलिस ने अमरीकी सफारतखाने के इस बयान की तरदीद की है। इस्लामाबाद पुलिस के तर्जुमान की तरफ से जारी एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी सफारतखाने का बयान जो है वो एक मफरूज़े पे मबनी है और इन सेक्टर्स में इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ जिन जराइम का जिक्र अमरीकी सफारतखाने के बयान में किया गया है। और तर्जुमान इस्लामाबाद पुलिस का ये भी कहना था कि इस्लामाबाद में गुज़श्ता चंद सालों की निस्बत क्राइम रेट्स में और दूसरे संगीन नौइयत के जो जराइम हैं उनमें खातिर खा कमी आई है। ठीक है, इस्लामाबाद पुलिस कह रही है कि जराइम में खातिर कमी आई है। और अमेरिकन एम्बेसी को ज़रूर हम इधर इनवाइट करेंगे कि उन्होंने अगर ये इतनी एडवाइजरी निकाली है तो किस बिना पे निकाली है, बिकॉज टोटल ऑपोजिट जो है वो डिनायल जो है वो इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से आ रहा है कि इन सेक्टर्स में एक्चुअली कोई वारदात हुई ही नहीं। तो ये स्पेसिफिकली मेंशन क्यों है? मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद पुलिस को अमेरिकी एम्बेसी से रब्ता करना चाहिए और उनके खदशात अगर हैं तो उस पर डिस्कशन ज़रूर होनी चाहिए। अगर कोई रिजर्वेशंस दे रहा है तो मेरा ख्याल है कि उस बात पे आइडेंटिफाई की है ये जगह उसकी तह तक ज़रूर पहुंचना चाहिए कि क्यों ये बात कही गई है। ज़ाहिर है